आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स इन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड वेरिफिकेशन ऑफ विग्नर हाइपोथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रॉन के केस में हमने देखा था जो स्पिन है, जो फोर्स है इंटर न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्पिन पर डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन के केस में पैरेलल स्पिन होती है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। कोई भी न्यूट्रॉन ऐसा नहीं देखा जिसकी स्पिन जीरो होती हो, यानी एंटी पैरेलल स्पिन हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो वहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज स्पिन डिपेंडेंट। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, जो जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आई थी 20 बर्न के आसपास होती है, जबकि हमारी जो थियोरेटिकल वैल्यूज आई थी वो 5 बर्न और 2 समथिंग बर्न 2.33 बर्न आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था थियोरेटिकल वैल्यूज़ में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो विग्नर ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो, क्योंकि उस कैलकुलेशन में हमने स्पिन को कंसीडर नहीं किया था, तो विग्नर ने कहा कि जो स्कैटरिंग है वो भी स्पिन पर डिपेंड करती है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्कैटरिंग कराई थी हमने, तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो स्पिन पर डिपेंड करती है। तो इसी चीज का ये थी विग्नर की हाइपोथेसिस, और जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये विग्नर की इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई भी करता है। तो द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट इंडिकेट दैट इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज स्पिन डिपेंडेंट। यानी जो न्यूट्रॉन में, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस तभी हो रहा है जब दोनों की स्पिन पैरेलल है, यानी न्यूट्रॉन की जो टोटल स्पिन है वो 1 होती है। विग्नर एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर लो एनर्जी न्यूट्रॉन बाई कंसिडरेशन दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। जो लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, उसमें देखा था हमने कि जो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा था, डिस्क्रिपेंसी थी, अंतर था बहुत ज़्यादा, उसको विग्नर ने एक अपनी हाइपोथेसिस दी कि ये स्कैटरिंग भी स्पिन पर डिपेंड होती है। जो हमने स्कैटरिंग कराई थी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की बाई प्रोटॉन्स। But the most striking confirmation of the strong dependence of the interaction between neutron and proton on their relative spin orientation was supported by coherent neutron scattering। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंफर्मेशन है इस बात का कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो दोनों के स्पिन ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का ये कंफर्मेशन है। तो कैसे कंफर्मेशन होगा कि ये जो स्कैटरिंग है या जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है, तो उसके लिए क्या कराया जाता है, कोहेरेंट स्कैटरिंग कराई जाती है, कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई प्रोटॉन्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोहेरेंट स्कैटरिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले देखें अगर हम कि जो अगर प्रोटॉन्स हैं जो जिनसे न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग हो रही है, अगर प्रोटॉन्स टारगेट में
रैंडमली ओरिएंटेड है, यानी किन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है, रैंडम डिस्टेंस है उनके बीच में, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और किन्हीं भी दो प्रोटॉन्स को ले लो, वो डिस्टेंस सेम नहीं है पूरे सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम से जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स स्कैटर होंगे तो जो स्कैटर्ड वेव होंगी उनमें कोई भी फेस रिलेशन नहीं होगा। अलग अलग न्यूट्रॉन से स्कैटर होने वाली वेव का फेस डिफरेंस अलग अलग होंगे, कोई भी फेस रिलेशन आपस में उनमें नहीं होगा। तो इस तरह की जो स्कैटरिंग कहलाती है इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, क्योंकि स्कैटर्ड वेव्स में कोई भी फेस रिलेशन नहीं होता है। तो व्हेन इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक the randomly distributed protons, the contribution due to different protons, जो scattered wave है from different protons, add up incoherently, यानी जो scattered wave है वो आपस में incoherently add up होंगी because of the fact that randomly distributed protons have infinite phase relationships। जो स्कैटर्ड या रैंडमली ओरिएंटेड प्रोटॉन्स हैं उनसे जो स्कैटर्ड वेव्स हैं उनमें आपस में बहुत सारे फेस रिलेशंस, कोई एक फिक्स्ड फेस डिफरेंस नहीं होगा, कोई फिक्स्ड फेस रिलेशन नहीं होगा, इनफाइनाइट फेस रिलेशंस होंगे बाय द प्रोसीजर ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के द्वारा जो स्कैटर्ड वेव्स हो रही हैं वो अलग अलग सेंटर से जब स्कैटर होंगी रैंडमली ओरिएंटेड प्रोटॉन से, तो उनमें आपस में कोई भी फेस रिलेशन नहीं होगा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द waves are scattered from protons have infinite phase relations। ठीक है, लेकिन अगर हम जो हमारा टारगेट है उसमें जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें, यानी एक क्रिस्टल ले लें, क्रिस्टल में प्रोटॉन्स फिक्स कर दें, बहुत सारे प्रोटॉन्स, तो कोई भी दो प्रोटॉन ले लो क्रिस्टल में, सभी के बीच में डिस्टेंस फिक्स होगी। और जब इस तरह के क्रिस्टल से न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग होगी तो जो स्कैटर्ड वेव्स होंगी उनमें एक डेफिनेट फेस रिलेशन होगा और इस तरह की स्कैटरिंग को हम बोलते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। इसमें एक और कंडीशन आएगी कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए, वो अभी आगे बताएंगे हम। बट व्हेन द टारगेट प्रोटॉन्स आर बाउंड इन ए सिस्टम, फॉर एग्जांपल ए क्रिस्टल और ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भी जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो प्रोटॉन्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लें आप, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी, वो वेरी नहीं करेगी। तो चाहे एक मॉलिक्यूल से स्कैटर हो वेव्स, चाहे दो से हो, चाहे तीन से हो, चाहे 10 मॉलिक्यूल से न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग हो, जो स्कैटर्ड वेव होंगी उनमें एक फिक्स्ड फेस रिलेशन होगा। When all protons have definite phase relation and the amplitudes of the scattered neutron waves add up coherently, तो इस तरह की जो स्कैटरिंग कहलाएगी वो कोहेरेंट स्कैटरिंग होंगी, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी। दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड कोहेरेंट न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए, जो टारगेट है प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस तो फिक्स होनी चाहिए, उसके अलावा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.74 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, और जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ अगर इस डिस्टेंस से कम है तो क्या होगा, दो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स दोनों अलग अलग प्रोटॉन से स्कैटर होंगे। एक ही न्यूट्रॉन दोनों प्रोटॉन से स्कैटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है
उससे न्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ है अगर वो कम है तो भी इस कोहेरेंट स्कैटरिंग नहीं कहलाएगी। यानी जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की ये डिस्टेंस है इससे बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट न्यूट्रॉन की वेवलेंथ। तो पूरी वेवलेंथ है वो पूरे मॉलिक्यूल को कवर कर लिया, यानी पूरे मॉलिक्यूल से एक साथ वो स्कैटर होगी, यानी दोनों प्रोटॉन से एक ही न्यूट्रॉन एक साथ में एक बार में स्कैटर होगा। तो जो स्कैटर्ड वेव होंगी उनमें एक फिक्स्ड फेस रिलेशन होगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उनकी जो वेवलेंथ है दैट शुड बी greater than the distance between two protons in the hydrogen molecule. The neutron scattering takes place independently on the various hydrogen molecule में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? दो, यानी दो न्यूक्लियस होती हैं, दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो दो सेंटर हो गए स्कैटरिंग सेंटर। तो उनसे सेपरेटली स्कैटर होंगी दो न्यूट्रॉन्स इन ईच मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज लॉन्ग एज द न्यूट्रॉन वेवलेंथ लैम्डा एन इज मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, यानी दो जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे लैम्डा एन कम होगा। तो एक न्यूट्रॉन दोनों प्रोटॉन से एक साथ स्कैटर नहीं होगा, यानी एक प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन स्कैटर होगा, दूसरे प्रोटॉन से दूसरा न्यूट्रॉन स्कैटर होगा। इन दैट केस जो स्कैटर्ड वेव है उनमें कोई भी फेस रिलेशन नहीं होगा। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग के लिए जरूरी है जो लैम्डा एन है इट शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर लैम्डा कम है इससे तो वो स्कैटरिंग कैसी कहलाएगी? इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। तो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस व्हेन न्यूट्रॉन एनर्जीज आर अबव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन जिनकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उनकी वेवलेंथ दोनों प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस उससे कम होती है, इस वजह से जो स्कैटरिंग होगी इस केस में वो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग होगी। बट फॉर न्यूट्रॉन एनर्जीज लेस देन अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम एनर्जी को इस ऑर्डर की कर दें, घटाकर कम करके 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की अगर हम एनर्जी को कर दें इंसिडेंट न्यूट्रॉन की, देन द वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन लैम्डा एन इज अबाउट 7 एंगस्ट्रॉम। तो उसकी जो वेवलेंथ बढ़ जाएगी 7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और इस केस में दिस वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.74 एंगस्ट्रॉम, तो उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ही न्यूट्रॉन इंसिडेंट न्यूट्रॉन दोनों प्रोटॉन से एक साथ स्कैटर होगा। नाउ द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंटायर मॉलिक्यूल। दिस स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द न्यूक्लियाई, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है? दो न्यूक्लियाई हैं, दोनों क्या है? प्रोटॉन्स हैं। इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेरेंट स्कैटरिंग। देयरफॉर the consideration for coherent scattering is given by condition. Therefore the condition for coherent scattering is given by coherent scattering के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? लैम्डा एन यानी न्यूट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो प्रोटॉन्स हैं दोनों एटम्स के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन, डिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन जो
इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. Thus, coherent scattering is obtained when low energy, किस ऑर्डर की एनर्जी होनी चाहिए 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, इस एनर्जी की न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 7 एंगस्ट्रॉम, आर अलाउड टू स्ट्राइक द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उससे जब इस एनर्जी के इस वेवलेंथ के न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, स्कैटर होंगे, देन द स्कैटरिंग इज कॉल्ड कोहेरेंट स्कैटरिंग.